Hello and welcome to Learning with AJ Sir YouTube channel. प्यारे बच्चों, as usual, I'm your friend and your teacher Ajay Kumar Yadav, and I once again welcome you in this new video lecture. Students, today in this video lecture we are going to discuss the very first chapter of the book Flamingo, and the name of the chapter is The Last Lesson. I know it may sound you ironical, because how can the first chapter name as the last lesson? So it is very funny and very interesting that the name of the first chapter is the last lesson. Believe me students, this video lecture is gonna be very interesting for you. So without any delay, let us start the video lecture. प्यारे बच्चों, इस लेसन को शुरू करने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है, और इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करने के लिए एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेट है 19 जुलाई 1870। देखिए, इस दिन यूरोप कॉन्टिनेंट में दो कंट्रीज का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। पहला कंट्री है फ्रांस, जिसका मैप मैंने आपके सामने अभी लगाया है, और इसी के साथ में दूसरा कंट्री है जिसका नाम यहाँ दिख रहा है जर्मनी। ये आप बॉर्डर देख सकते हैं, दोनों नेबरिंग कंट्री हैं आपस में। तो इस डेट को फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर शुरू हुआ था। देखिए, उस समय इसे परुसिया के नाम से जाना जाता था। परुसिया में उस समय जर्मनी के साथ साथ पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। इस वॉर को फ्रांस पर्शियन वॉर भी कहा जाता है, और कई बार इसे फ्रैंको पर्शियन वॉर भी कहा जाता है। देखिए, इस वॉर से पहले फ्रांस यूरोप का एक सबसे पावरफुल कंट्री था, और इसी का नतीजा है कि यूरोप के ऊपर फ्रांस का एक तरफा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। सभी कंट्रीज फ्रांस के सामने टिकने की कंडीशन में नहीं थे, और इस वॉर के शुरू होने के बाद लगातार फ्रांस अपनी इस पावर को लूज करता रहा, और इसी का नतीजा है कि 10 मई 1871 यानी कि अगले साल 10 मई को ये वॉर खत्म हुआ। और अब बात करते हैं कि इस वॉर के बाद क्या क्या कंसिक्वेंस फ्रांस को भुगतने पड़े। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस मैप को, इस मैप में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और इस हिस्से में आपको दो तीन नाम दिख रहे होंगे। पहला नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लोरेन, और इधर एक लिखा हुआ है अल्सैस। ये जो टेरिटरी आपको दिख रही है, ये टेरिटरी जर्मन्स के हाथों में आ गई। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दो, अल्सैस एंड लोरेन, ये जर्मन हैंड में चले गए, और अब इनके ऊपर फ्रांस का कोई भी किसी तरीके का पोजेशन नहीं रहा। ये सबसे पहला कंसीक्वेंस था। दूसरा कंसीक्वेंस हुआ कि इस वॉर के दौरान परुशिया को जितना भी लॉस हुआ, लाइव्स का और गुड्स का, ये सभी फ्रांस के ऊपर इनका जिम्मा डाल दिया गया। और ये रकम मैं आपको बताना चाहूं तो ये रकम थी 5 बिलियन फ्रैंक्स। फ्रैंक्स देखिए वहां की करेंसी थी उस समय, अभी तो वहां पर यूरो चलता है। तो 5 बिलियन आपको पता होगा कितना होता है, 500 करोड़ फ्रैंक कंपनसेशन के तौर पर परुशिया यानी कि उस समय के जर्मनी को दिया गया। और एक और कंसिक्वेंस की बात कर लेते हैं, और तीसरा कंसिक्वेंस ये हुआ, उस वॉर का नतीजा ये हुआ कि परुशिया टूट गया, और उसी टाइम पे जर्मनी यूनाइटेड हो गया, यानी कि यूनिफाइड टेरिटरी वहां पे इस्टेब्लिश कर दी गई। अब कहानी
इस वॉर के दौरान शुरू होती है। अल्सैस और लोरेन, ये जो टेरिटरी है पहले ये फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर थी, और अब ये वॉर में हारने के बाद ये चली गई जर्मन्स के हैंड में। और जब जर्मन्स ने इस टेरिटरी को अपने अंडर में लिया तो किस तरीके से वहां की लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए। अगर प्रिसाइजली बात करें तो जब ये डिस्ट्रिक्ट्स जर्मन्स के कंट्रोल में आ गए तो जर्मन्स ने किस तरीके से वहां की स्कूल में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए, और ये कहानी उसी सेंसेशन की है। इसमें देशभक्ति है, अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ बात की गई है। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ये जानते हैं कि इस कहानी के कैरेक्टर्स कौन हैं। यहाँ पे कई सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यही हमारे प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी के। और सबसे पहले एक स्टूडेंट है जिसका नाम आपके सामने है फ्रेंच। देखिए ये जो स्टूडेंट है फ्रेंच, ये बहुत ही केयरलेस स्टूडेंट है। इसे स्टडी के लिए बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमेशा अवॉइड करता है स्कूल्स को, और कभी भी ये सीरियस नहीं होता अपनी स्टडी के बारे में। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर है मिस्टर एम हेमिल, जो एक टीचर हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ बात कर रही है बच्चों। तो यहाँ पे एक फ्रेंच टीचर है जिसका नाम है एम हेमिल, और यहाँ पे जिक्र मिलता है एक स्कूल का। ये कहानी इसी स्कूल के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ये स्कूल जिस टेरिटरी में है वो टेरिटरी अचानक से किसी दूसरे कंट्री के हाथों में आ गई, और इस शिफ्टिंग ऑफ पावर की वजह से क्या चेंजेस इस स्कूल में आए। देखिए आपको पता है हर एक कंट्री की गवर्नमेंट के काम करने का तरीका अलग होता है। पहले ये फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, तो फ्रेंच गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती थी, तो उन्हीं की ही पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती थी। लेकिन जैसे ही वॉर में हारने के बाद जब ये जर्मन्स के अंडर आ गया, तो जर्मन गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी इस स्कूल और इस पर्टिकुलर टेरिटरी में इंप्लीमेंट करने का प्लान बना लिया। तो किस तरीके से स्कूल की लाइफ बदल जाती है इस शिफ्टिंग ऑफ पावर से, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। इस कहानी को लिखा है एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट ने जिसका नाम है अल्फोंसो डॉडेट। इसकी फोटो देख सकते हैं आप। ही इज अल्फोंसो डॉडेट। अल्फोंसो, देखिए बच्चों याद रखने के लिए ऐसे ही बता रहा हूं कि अल्फोंसो को इटालियन लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है मैंगो। जी हाँ बच्चों, आम। तो ये सिर्फ ऐसे ही जानने के लिए है कि अल्फोंसो डॉडेट नाम के एक फ्रेंच राइटर ने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। और शुरू करते हैं इस चैप्टर की टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, but I did not know the first word about them. देखिए बच्चों इस पहले सेंटेंस को पढ़ते ही हमें एक बात समझ में आ गई कि इस कहानी में नरेटर अपने पास्ट को रिकलेक्ट कर रहा है, यानी वो याद कर रहा है कि उसके साथ एक बार क्या हुआ था, और उसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। इस पहले सेंटेंस में बताया है कि उस सुबह जब उसे स्कूल जाना था तो वो लेट हो गया था। देखिए उस दिन सुबह नरेटर लेट हो गया है, और इसी वजह से ही उसे बहुत ही डर लग रहा था डांट फटकार का, क्योंकि उसके जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमिल, जो उसे फ्रेंच पढ़ाते हैं, उन्होंने बच्चों से कहा था
कि वो उन बच्चों से पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल पूछेगा। पार्टिसिपल्स एक ग्रामेटिकल टॉपिक होता है लैंग्वेज में। तो यानी एम हेमिल जो टीचर है, उन्होंने बच्चों को होमवर्क दिया था कि कल आपको पार्टिसिपल्स याद करने हैं। और आगे उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पहला वर्ड भी नहीं आता उन पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ समय के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल की बजाय मैं अपना दिन कहीं बाहर क्यों ना मैं बिता लूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। दिन की बात करें तो वो दिन भी बहुत ही ज्यादा वार्म था, यानी कि गर्म था, और बहुत ही ज्यादा रोशनी में था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी चहचहा रहे थे पेड़ों के ऊपर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील। सॉ मील का मतलब बच्चों होता है लकड़ी का कारखाना। लकड़ी के कारखाने के पीछे खुले खेतों में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो पर्शियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब बच्चों होता है एक्सरसाइज करना। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the rules of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था उन पार्टिसिपल्स के रूल की बजाय। लेकिन मैंने आखिरी में इस विचार से अपने आप को प्रभावित नहीं किया, और मैंने इसको रेजिस्टेंस किया, मैंने इसका विद्रोह किया, और मैं इसको छोड़कर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. देखिए, जब मैं टाउन हॉल पहुंचा, देखिए टाउन हॉल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है जो कि शहर के ठीक बीच होती है, और वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होते हैं। तो एक टाउन हॉल से जब मैं गुजरा तो मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा देखी बुलेटिन बोर्ड के सामने। देखिए, बुलेटिन बोर्ड को आप समझ सकते हैं एक नोटिस बोर्ड की तरह ही। फॉर लास्ट 2 years all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो सारी इस बुलेटिन बोर्ड से ही आई हैं। किस तरीके की खबरें? खबरें जैसे द लॉस्ट बैटल्स, कि कहां पर किस किस जगह पर फ्रांस हार रहा है, ये सारी न्यूज इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही लोगों को पता चल रही थी। द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, उस शहर के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उसके सारे ऑर्डर्स और नए रूल्स के ड्राफ्ट सारे वहीं पर ही पेस्ट किए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने बिना रुके ही सोचा कि अब क्या मामला है, अब ये लोग इतने इकट्ठा क्यों हैं। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. He said, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." जब मैं बड़ी तेजी के साथ उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था तो एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम था वॉचर, ब्लैकस्मिथ होता है जो आयरन का काम करता है, तो वॉचर जो कि उस भीड़ में शामिल था और उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस भी था। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो कि जूनियर होता है, असिस्टेंट की तरह होता है, जो कि अंडर ट्रेनिंग होता है। तो वॉचर अपने उस सहायक के साथ जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज दी। उस वॉचर ने मुझे कहा
कि डोंट गो सो फास्ट। बाप, इतना तेज तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे बहुत कम समय में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड आई रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। और इसी बीच मैं एम हेमल के स्कूल के बाहर उस छोटे से गार्डन में पहुंच गया और मेरी जो सांसें हैं वो उफनी हुई थी क्योंकि मैं बहुत तेजी से आ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, प्राय जब स्कूल खुलता है सुबह, देयर वाज ए ग्रेट बस्टर। तो स्कूल के अंदर से बहुत ही ज्यादा शोर शराबा यानी कि आवाजें आती हैं, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल से निकलकर गलियों में भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, वो आवाजें जैसे कि डेस्क के खोलने और बंद करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में। बच्चों के द्वारा लेसन्स को पढ़ा जाना एक सुर में, ये आवाजें भी उनमें से एक हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज होती हैं ये आवाजें। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हमारे कानों के पास उन आवाजों को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और इसी के साथ टीचर का वो बहुत ही महान डंडा, वो स्टिक जिससे वो टेबल के ऊपर रगड़ता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज अभी स्कूल बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस। काउंटेड ऑन का मतलब होता है ट्रस्ट करना। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं हमेशा अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए इन्हीं आवाजों पर ही विश्वास करता था, यानी इन आवाजों के बीच ही मैं अपनी क्लास में घुसता और अपनी डेस्क तक पहुंच जाता बिना किसी के देखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन हर एक चीज इतनी शांत थी जितनी कि रविवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो I saw my classmates. खिड़की की मदद से मैंने क्लासरूम में देखा मेरे बाकी फ्रेंड्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले ही क्लास में आ चुके हैं, अपनी जगह बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और साथ में एम हेमल जो कि उस क्लास में इधर उधर घूम रहा है अपने उस डरावने लोहे के उस स्टिक के साथ में, जो कहां है, अंडर हिज आर्म्स, जो उसकी बाजू के नीचे है। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने मुझे जाना पड़ा अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा शर्मा गया था और कितना ज्यादा डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हेमल सॉ मी। एम हेमल ने मुझे देखा एंड ही सेड वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से उसने मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। उसने मुझे कहा कि आराम से अपनी जगह बैठ जाओ छोटे बच्चे, छोटे फ्रेंच, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले। आई जंप ओवर द बेंच। इतना सुनकर मुझे मौका मिल गया और मैं सीधा अपनी बेंच के पास उछलते हुए पहुंच गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क।
और अपनी डेस्क पर नीचे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. जैसे ही मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया तो मैंने देखा कि हमारे टीचर ने आज उसका एक बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहना है उसने, और उसकी जो शर्ट है वो झालर नुमा है, और उसने एक छोटी सी काले रंग की सिल्क फैब्रिक की टोपी पहनी हुई थी। ये सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। ये ड्रेस वो सिर्फ 2 ही मौकों पर पहनते थे, एक तो तब जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो और एक तब जब स्कूल में प्राइज देने हो। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. टीचर की ड्रेस के अलावा स्कूल आज बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही शांत लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly. लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि जब मैंने पीछे वाली बेंचेस पर देखा जो अक्सर खाली रहती थी, आज गांव के लोग वहां पे शांति के साथ बैठे हुए थे। गांव के उन लोगों में शामिल था ओल्ड होजियर, जिसने कि 3 कोने वाली टोपी पहनी थी, साथ में फॉर्मर मेयर, एक्स मेयर यानी कि फॉर्मर पोस्टमास्टर यानी एक्स पोस्टमास्टर, और इनके अलावा बहुत सारे लोग वहां पे जमा थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक इंसान बहुत ही उदास लग रहा था। द होजियर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है एक इनिशियल बुक, बच्चों की जो किताब होती है जिसे कायदा कहा जाता है हिंदी में। होजियर उस दिन एक पुराना सा कायदा लेकर आया था, थम्प्ड एट द एजेस, जिसके किनारे पे उसने अंगूठे से इसको पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। इस कायदे को उसने अपने घुटनों के ऊपर खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस पेजेस, जबकि उसके बड़े से चश्मे उन पेजेस के बीचों बीच रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इन सब चीजों से बड़ा हैरान था, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." बैठने के बाद उन्होंने अपने उसी बहुत ही सीरियस और बहुत ही विनम्र लहजे से उन्होंने हमें कुछ कहा। उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, आज आपका ये आखिरी फ्रेंच लेसन होगा जो मैं आपको देने जा रहा हूं। बर्लिन जो कि राजधानी है जर्मनी की, वहां से एक ऑर्डर आया है कि अल्सैस और लोरेन की स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नए मास्टर जो कि आपको जर्मन पढ़ाएंगे वो कल स्कूल में आने वाले हैं, और ये फ्रेंच का आखिरी लेसन होगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस आखिरी लेसन में बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अटेंटिव रहें। What a thunderclap these words were to me. कितने ज्यादा तेज और कितने ज्यादा शार्प ये शब्द थे मेरे लिए। Oh, the wretches,
That was what they had put up at the town hall. Oh, इन सभी अनप्लीजेंट लोग, उन्होंने ही टाउन हॉल के बाहर यही ऑर्डर पेश किया था जिसकी वजह से वहां पे इतने ज्यादा लोग इकट्ठा थे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो मुश्किल से ही पता है कि कैसे इस लैंग्वेज को लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और मुझे आज के बाद मौका भी नहीं मिलेगा इस लैंग्वेज को सीखने का. आई मस्ट स्टॉप देयर. मुझे यहां पर रुक जाना चाहिए. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूं कि मैंने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा. For seeking birds' eggs. स्कूल जाने की बजाय बर्ड्स के उन एग्स को देखने के लिए भी मैं सॉरी फील कर रहा था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सार एक नदी है जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रांस और वेस्टर्न जर्मनी के बीच बहती है. तो उस नदी के ऊपर स्लाइडिंग करने के लिए जब मैं जाता था स्टडी की बजाय, इस चीज के लिए भी आई वॉज फीलिंग सॉरी. माई बुक्स that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. मेरी जो बुक्स जो कि थोड़ी देर पहले तक मुझे नॉनसेंस लग रही थी, बहुत ही वजनदार लग रही थी उनको उठाने के लिए, जैसे माई ग्रामर और जैसे माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. ये बुक्स उस पुराने दोस्तों की तरह थी जिनको मैं छोड़ नहीं सकता. एंड एम हेमल टू, और इन्हीं में ही शामिल है एम हेमल भी, जो मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये सोचकर कि टीचर यहां से दूर जा रहे थे, ये सोचकर कि मैं कभी दोबारा टीचर को नहीं देख पाऊंगा, इन दोनों सोच की वजह से टीचर के हाथ में जो डंडा है मैं इसके बारे में भूल गया. यानी मैं टीचर के इस रूलर से लगने वाले डर को मैं भूल गया, और ये भी भूल गया कि टीचर कितने ज्यादा क्रैंकी हैं. क्रैंकी से मतलब है बैड टेम्पर्ड, यानी स्ट्रेंज, काफी स्ट्रेंज. पोर मैन, बेचारा इंसान. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. ये उसके आखिरी क्लास को सम्मान देने के लिए ही है कि टीचर ने आज अपनी वो संडे वाली फाइन ड्रेस पहनी है. एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द रूम. और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि गांव के बूढ़े लोग यहां क्लास के पीछे वाले डेस्क पर क्यों आकर बैठे हैं. It was because they were sorry too. कारण ये है कि वो भी गिल्टी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं that they had not gone to school more, क्योंकि वो लोग स्कूल ज्यादा नहीं आ पाए. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. इन सभी का यहां पर आना एक तरीके से अपने उस टीचर को धन्यवाद देना है जिस टीचर ने अपनी लाइफ के 40 साल फेथफुल तरीके से स्कूल को दिए. और उनका यहां पर आना
उस देश को सम्मान है जो देश आज उनका नहीं रहा। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, आज ये जर्मन्स के अंडर आ गया है। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. इन सब के बीच पार्टिसिपल्स के उन डरावने रूल्स को बहुत ही लाउडली, बहुत ही क्लियरली और बिना किसी सिंगल मिस्टेक के बोले जाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले ही वर्ड्स में मैं मिक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, मैं वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मेरी उस डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का बिल्कुल भी साहस मेरे अंदर नहीं था। आई हर्ड एम हेमल say to me, मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना। He said, I won't scold you little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. उन्होंने मुझसे कहा कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुमको बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं, पर तुम्हें इस चीज के लिए बहुत ही बुरा फील होना चाहिए। तुम्हें पता ये कैसे हुआ? क्यों तुम ये पार्टिसिपल्स के रूल नहीं सुना पाए? तो ये इस तरीके से हुआ कि हर दिन हम अपने आप से कहते रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सा टाइम है, मैं इस चीज को कल सुन लूंगा, कल इस चीज को याद करूंगा, कल इस चीज को पढ़ लूंगा। और देखो आज हम किस मुहाने पर आ खड़े। दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम विद अल्सैस। अल्सैस के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ के लोग स्टडी को सीरियसली नहीं लेते और वो उसे कल पर छोड़ देते हैं, और इस कल पर छोड़ देने की टेंडेंसी की वजह से ही आज हम किस मुहाने पर आके खड़े हो गए। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? और क्लास के बाहर जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, उनके पास अधिकार है तुम सबको कहने का, तुम सभी लोग फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। ना तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है, ना ही तुम्हें अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। हम सब के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से पहली प्रॉब्लम है तुम्हारे पेरेंट्स। उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वो तुमको पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजें। They prefer to put you to work on a farm. वो चाहते हैं कि तुम स्कूल जाने की बजाय उन फार्म्स में जाओ, वहां पर काम करो, और एट द मील्स या फिर उन मील्स में जाओ और वहां पे काम करो, so as to have a little more money, ताकि उनके पास थोड़ा और पैसा आ सके। एंड आई, और क्या मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी तुम्हारे इस फेलियर के लिए दोषी हूं।
Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम सबको अपनी लेसन्स पढ़ने की बजाय मेरे पौधों में पानी डालने के लिए तुमको मैंने नहीं भेजा? And when I wanted to go to fishing, did I not just give you a holiday? और क्या जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? तो यानी मैं भी तुम्हारी इस कंडीशन के लिए जिम्मेवार हूं. Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल. ये लैंग्वेज सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हम सबको मिलकर इसे बचाए रखना है हमारे अंदर और इसे कभी भी भुलाना नहीं है. बिकॉज when a person are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. उन्होंने कहा कि इस लैंग्वेज को हमें इसलिए बचाए रखना है क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है और अगर वो लोग अपनी मदर टंग से जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, तो वो मदर टंग उनके लिए उस चाबी की तरह काम करती है जो उनको उस पिंजरे से, उस जेल से निकाल सकती है. यानी जब तक आप अपनी मदर टंग के साथ रहते हैं कोई भी इंसान आपको गुलाम नहीं बना सकता. Then he opened a grammar and read us our lesson. इसके बाद उन्होंने ग्रामर की एक किताब खोली और हमें उसमें से कुछ लेसन्स हमें पढ़ाए. I was amazed to see how well I understood it. मैं बहुत हैरान था कि कितने अच्छे तरीके से वो लेसन्स मुझे समझ में आ गए. All he said seemed so easy, so easy. उसने जो भी हमसे कहा ये बहुत ही आसान लगा, बहुत ही आसान लगा. I think too that I had never listened so carefully. मैंने ये भी सोचा कि मैंने आज से पहले इन चीजों को इतना ध्यान से नहीं सुना. And that he had never explained everything with so much patience. और शायद टीचर ने भी आज से पहले उन चीजों को इतने धैर्य के साथ हमें नहीं समझाया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि वो बेचारा इंसान हमें वो हर एक चीज देना चाहता था जो उसको पता थी उसके जाने से पहले, और वो उन सभी चीजों को हमारे दिमाग में एक ही कोशिश में सब कुछ डालना चाहता था. After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के लेसन्स पढ़ाए जाने के बाद हमने राइटिंग्स के अंदर लेसन्स लेना शुरू किया. That day, M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel के पास नई किताबें थी हमारे लिए. Written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. उन बुक्स के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से गोल अक्षरों की लिखावट के साथ 4 अक्षर लिखे हुए थे जो थे फ्रांस अल्जैस, फ्रांस अल्जैस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. जब इन सब बुक्स को बच्चों के बीच बांट दिया गया और जब ये बुक्स
हमारी डेस्क के ऊपरी सतह में लगी रोड के ऊपर इसको रख दिया गया तो ये सारी बुक्स उन छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी जो कि उस स्कूल क्लासरूम में हर जगह लहरा रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work. आप सबको देखना चाहिए था कि कैसे वहां क्लास में मौजूद हर एक इंसान इस काम में जुट गया था। And how quiet it was. और कमरे में कितनी ज्यादा शांति। The only sound was the scratching of the pens over the paper. कमरे में से इकलौती आवाज पेन के पेपर पर चलने की ही थी। Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. एक बार कुछ बीटल्स अंदर आ गए लेकिन कमरे में मौजूद किसी भी इंसान ने उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं और ना ही उनकी तरफ उन पीजन्स ने, यानी लिटिल वंस से यहां मतलब है पीजन्स, उन पीजन्स ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कबूतर जो अपने फिक्स हुक से इस तरीके से ट्रेसिंग कर रहे हैं उस सरफेस पे जैसे कि वो फ्रेंच लिख रहे हैं, जैसे कि उनको भी पता है कि अगले दिन से उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज थोप दी जाएगी। ऑन द रूफ pigeons cooed very low. छत के ऊपर जो कबूतर हैं वो भी मध्यम यानी धीरे आवाज में कूइंग कर रहे हैं। And I thought to myself, और ये मैंने अपने आप से सोचा कि will they make them sing in German? Even the pigeons? कि क्या वो जर्मन्स इन कबूतरों को भी फोर्स करेंगे कि तुम भी अपनी इस नेचुरल आवाज जो है उनकी कूइंग, इस कूइंग को छोड़कर जर्मन लैंग्वेज बोलने लग जाओ। यानी यहां पर एक बहुत बड़ी पैथेटिक सिचुएशन, आयरॉनिकल सिचुएशन को बताया गया है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. लिखते हुए जब भी मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हेमिल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर। वो देख रहे थे बैठकर एक चीज को फिर दूसरी चीज को, एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. वो इन चीजों को उस तरीके से देख रहे थे जैसे कि वो उन सब चीजों को जो कि इस छोटे से स्कूल क्लासरूम में रखी हैं उनको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। फैंसी, कितनी अविश्वसनीय बात है। For 40 years, he had been here in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. पिछले 40 सालों से वो एक ही जगह पर रहे हैं। इस खिड़की के बाहर उनका छोटा सा गार्डन और उनके सामने ये क्लास, वो हमेशा से ही यही रहे हैं। Only the desks and benches had been worn smooth. पिछले 40 सालों से इन डेस्क और बेंचेस को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से वो स्मूथ हो गई हैं। The walnut trees in the garden were taller. गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज लगे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। And the hope vine that he had planted himself, और वो जो बेल जो उसने खुद बोई थी 40 साल पहले, twined about the windows to the roof, वो खिड़की से होते हुए रूफ तक पहुंच गए। How it must have broken his heart to leave it all for man. उन सभी चीजों को अचानक से यूं छोड़ देना किस कदर उसके दिल को तोड़ देगा, बेचारा इंसान। To hear his sister
मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स। और जब ये बेचारा इंसान अपनी बहन को ऊपर वाले कमरे में मूवमेंट करते हुए सुनता है, उनकी चीजों को उन संदूकों में डालते हुए, पैक करते हुए सुनता है, तो किस कदर उसका दिल टूट रहा होगा। For they must leave the country next day, क्योंकि इस देश को उन्हें कल हर हाल में छोड़ना ही होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन टीचर ने हर एक लेसन को आखिरी तक सुनने का साहस बनाए रखा। After the writing, we had a lesson history. राइटिंग लेसन्स के बाद हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। Then the baby chanted there, "Ba baby bobu." उसके बाद छोटे बच्चों ने फ्रेंच 12 क्रॉस टेबल, जिसे कहते हैं हिंदी में बारखड़ी, वो गानी शुरू की। Down there at the back of the room, old Hosier has put on his spectacles. क्लासरूम के पीछे बैठे ओल्ड होजियर ने अपने चश्मे अपनी आंखों पर लगाए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने उस कायदे को दोनों हाथों से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ उन लेटर्स की स्पेलिंग बनाना शुरू किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप ये देख सकते थे कि ओल्ड होजियर भी उस समय रो रहा था। His voice trembled with emotion. उसकी आवाज बहुत ज्यादा इमोशन की वजह से कपकपा रही। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. होजियर को इस तरीके से रोते हुए सुनना हमारे लिए बहुत ही हंसा देने वाला था। हम सब लोग हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते। how well I remember it. कितना अच्छे से मुझे याद है that last lesson, वो हमारा आखिरी lesson. All at once the church clock struck 12, और अचानक से चर्च वाली घड़ी में 12 बज गए। Then the Angelus, और तभी रोमन कैथोलिक चर्च में गाए जाने वाली प्रेयर के लिए एक बहुत ही ऊंची आवाज वाली बेल बजती है। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और उसी क्षण एक्सरसाइज से लौटते हुए उन पर्शियन सोल्जर्स के द्वारा बजाए जाने वाली ट्रम्पेट्स की आवाज हमें उस खिड़की से सुनाई दी। M. Hamel stood up, very pale, in his chair. और तभी एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। I never saw him look so tall. अब से पहले मैंने कभी टीचर को इतना ऊंचा नहीं देखा था। He said, "My friends, I, but something choked him." कुर्सी से खड़े होने के बाद टीचर ने कुछ कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं, लेकिन किसी चीज ने उनके गले को ब्लॉक कर दिया। He could not go on, और वो इससे आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard. इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। Took a piece of chalk, और चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। And peering on with all his might, he wrote as large as he could. अपनी सारी ताकत को एकजुट करने के बाद टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर जितने बड़े अक्षरों में हो सकता है उतने बड़े अक्षरों में उसने कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, Vive la France, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall. उसके बाद
टीचर रुक जाते हैं, उनका सर दीवार की तरफ झुक जाता है। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो उस इशारे का मतलब था कि स्कूल ओवर हो चुका है, आप सब अपने घर जा सकते हैं। और इस तरीके से इस इमोशनल कहानी का ये सैड एंड हो जाता है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो लेक्चर। इफ यस, don't forget to like and share this video. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe it immediately. We will see you in the next video lecture with more fruitful content. By then, goodbye and have a nice day. Thank you.